नमस्कार। आज की टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं फ्रांस की राज्य क्रांति के समय की यूरोप की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक सांस्कृतिक अवस्था या जीवन कैसा था, इनके बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की टॉपिक की ओर। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय अर्थात 18वीं शताब्दी के यूरोप में कुलीन वर्ग को काफी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। उस समय राजा तथा राज परिवार के सदस्य के बाद उसका स्थान सर्वोच्च था। राज्य के उच्च पदों के हकदार कुलीन वर्ग के लोग थे, इसलिए उच्च पदों पर इसी वर्ग के लोगों को नियुक्त किया जाता था, भले ही उनमें योग्यता हो या ना हो। यूरोप की संपूर्ण भूमि जागीरों में बटी हुई थी, जिसके स्वामी कुलीन वर्ग के लोग ही होते थे। उन्हें पुराने सामंती अधिकार अब भी प्राप्त थे और हर देश में कुलीन वर्ग के राजकारों एवं दायित्वों से मुक्त रखा गया था। कुलीन को भी दो वर्गों में बटे हुए थे, जैसे उच्च कुलीन और निम्न कुलीन। हालांकि दोनों की स्थिति में आकाश और पाताल का अंतर था, फिर भी उच्च कुलीन की अपेक्षा निम्न कुलीन के वर्ग कम अत्याचारी नहीं थे। कुलीन की तरह ही उस समय पादरी भी उच्च पादरी और निम्न पादरी जैसे दो भागों में बटे हुए थे। चूंकि उच्च पादरी शहरों में ऐशो आराम का जीवन गुजारा करते थे और धार्मिक जीवन से काफी दूर रहते थे, इसलिए उन्हें निम्न वर्ग के पादरी से भी वे घृणा करते थे, क्योंकि निम्न वर्ग के पादरी आम जनता के साथ गांवों में जीवन यापन किया करते थे। उस समय सुविधाविहीन वर्ग के किसान मध्यम वर्ग के लोगों का स्थान था। किसानों की संख्या उस समय विशेष देखने को मिलती थी। किसानों में भी दो प्रकार के किसान थे, जैसे स्वतंत्रता और अर्धदास। स्वतंत्र किसानों की अपेक्षा अर्धदास किसान की स्थिति के संबंध में यह कहा जा सकता है कि उनकी स्थिति भी पशुओं से भी हीन थी। मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति यद्यपि अच्छी नहीं थी, किंतु कुलीनों की तरह उन्हें सामाजिक शोहरत प्राप्त नहीं था और ना ही राजनीतिक अधिकार उन्हें प्राप्त था। ऐसी स्थिति में वह दिन दूर नहीं रहा जब वो उनका आक्रोश भी चरम सीमा पर पहुंच गया तथा समय पाकर उन्होंने भी क्रांति का नेतृत्व किया। यूरोप के नगरों में शिल्पियों और कारीगरों का भी एक वर्ग था, जो कारीगरी के अनुसार श्रेणी में बटे हुए थे, जिनका काम अपने अपने नियमों को बनाने के साथ साथ बनाए हुए मालों का क्रय विक्रय भी करना होता था। फलस्वरूप व्यापार और उद्योग धंधों में प्रगति स्पर्धा का सवाल नहीं उठता था, लेकिन श्रेणी पद्धति कुछ बुराइयों का भी शिकार हो गई थी। इस नियंत्रण के चलते कारीगरों की आज़ादी नहीं थी, क्योंकि उन्हें अपनी इच्छानुसार व्यापार करने की आज़ादी ही नहीं थी। औद्योगिक क्रांति क्या प्रारंभ हुई? पूंजीपति के द्वारा बड़े बड़े कारखाने कायम होने लगे, जिससे कम समय और कम खर्च में अधिक वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। फलस्वरूप श्रेणी पद्धति टूटने लगी। कारखानों में अब भी श्रमिक काम करने लगे, जहां उनकी स्थिति और भी बिगड़ती चली गई। आर्थिक जीवन 18वीं सदी में यूरोप में बड़े या समुद्र नगरों का विकास तो नहीं हुआ, किंतु यूरोप का सबसे बड़ा नगर उस समय पेरिस था, जिसकी जनसंख्या लगभग 6 लाख थी। यूरोप का सबसे बड़ा नगर लंदन था, जहां की जनसंख्या 5 लाख के लगभग थी। ब्रिटेन में उस समय केवल 15 ऐसे नगर थे जिनकी जनसंख्या 20,000 से अधिक थी। बर्लिन, वियना आदि यूरोपीय नगरों की जनसंख्या 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 2 लाख के लगभग थी। शहरों की सड़कें प्रायः अच्छी थी। शहरों की आबादी का बड़ा भाग शिल्पियों और कारीगरों का होता था। अभी तक यूरोप की आर्थिक जनसंख्या गाँवों में रहती थी। कृषि ग्रामीण जनसंख्या की जीविका का मुख्य साधन थी। इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के मध्य में ही औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हो गई थी। चूंकि उनकी समुद्र शक्ति भी सुदृढ़ थी, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में वो बहुत आगे बढ़ा हुआ था। फ्रांस की आंतरिक स्थिति बिगड़ी हुई थी, इसलिए फ्रांसीसी लोग विदेश व्यापार के अधिक आगे नहीं बढ़ सके। इंग्लैंड के बाद धीरे धीरे यूरोप के अन्य राज्यों में भी औद्योगिक क्रांति हुई। फलस्वरूप व्यापार की वृद्धि हुई और पूंजीवादी वर्ग का जन्म हुआ, जिसके पास बुद्धि विद्या तो थी, किंतु शक्ति नहीं थी। धार्मिक जीवन। हालांकि तत्कालीन यूरोप में ईसाई, यहूदी और मुसलमान रहते थे, किंतु ईसाई धर्म का बोलबाला था। तुर्की लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, जबकि यहूदियों का कोई अपना देश नहीं था, बल्कि वे संपूर्ण देश में फैले हुए थे। ईसाई धर्म की भी 3 संप्रदायों में, जैसे रोमन कैथोलिक, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स और प्रोटेस्टेंट में बटे हुए थे। इन संप्रदायों के धर्मावलंबियों में प्रायः कटुता रहती थी। रूस और पूर्व यूरोपीय के देश ग्रीक ऑर्थोडॉक्स के अनुयायी थे, जबकि फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, आयरलैंड, पोलैंड आदि देशों की जनता रोमन कैथोलिक धर्म के अनुयायी थी। इंग्लैंड, जर्मनी और हॉलैंड की जनता उस समय प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले थे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संपूर्ण यूरोप में पूरे धर्म का बोलबाला था। यह ठीक है कि शासक अपने अपने स्वार्थी मंसूबों को पूरा करने के लिए धर्म की सहायता लिया करते थे, फिर भी आम जनता धार्मिक कटुताओं से मुक्त नहीं हो पाई। पोप इटली में रहता था और उसका एकमात्र स्वार्थी यूरोपियों के राजाओं के धर्म
के भय से भयभीत रखकर अपने स्वार्थ को सर्वोपरि बनाए रखना था। पोप के कारण ही इटली में राष्ट्रीयता की भावना का विकास नहीं हो पाया और वह कई यूरोपीय संघर्षों में उलझा रहा। फ्रांस की कैथोलिक जनता भी पोप का प्रबल समर्थक थी। हॉलैंड, जर्मनी और इंग्लैंड के लोग प्रोटेस्टेंट थे। ये अपने राजाओं की आज्ञा पर कभी भी किसी कैथोलिक जनता अपने कैथोलिक राजा से भी पोप के इशारे पर उलझने को तैयार होती थी। अतः यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं होता कि यूरोपीय ऊंचे नहीं उठ पाए थे। सांस्कृतिक जीवन 18वीं शताब्दी में यूरोप में शिक्षणालयों का अभाव नहीं था। प्रायः सभी देशों में अच्छे अच्छे विद्यापीठ थे, किंतु ये शिक्षण संस्थाएं प्रायः चर्च के अधीन थी। रोमन पर चर्च का बहुत प्रभाव था। इस स्थिति में यह संभव नहीं था कि शिक्षणालय बुद्धि स्वतंत्रता के केंद्र बन सके। इस समय के अधिकांश विद्यालयों का वातावरण संकुचित था। उनमें केवल कुलीनों और अधनिकों की संतानें ही शिक्षा पा सकती थी। साधारणतया जनता तक शिक्षा की रोशनी नहीं पहुंच पाई थी। शिक्षा में धर्म का प्रभाव था। कुलीन चित्रकार, मूर्तिकला तथा अन्य कलात्मक कार्यों में पोषक थे। चर्च विज्ञान का विरोधी था, फिर भी यूरोपीय विचारों का ध्यान विज्ञान की ओर आकर्षित होने लगा। इस प्रकार फ्रांस की क्रांति के समय यूरोप के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक और सांस्कृतिक अवस्था का जीवन का वर्णन करते हुए यह कहा जा सकता है कि प्रायः सभी क्षेत्रों में यूरोपवासी की स्थिति यदि काफी संतोषप्रद नहीं थी तो कोई बुरी भी नहीं थी। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।